Hello students. So in class 11th physics today we are going to start a new chapter which is vectors. और वेक्टर्स को बेटा एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी नो दैट कि क्वांटिटीज जो हैं, क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन प्लस वन प्लस टू, जो कि है स्केलर्स एंड दूसरा है वेक्टर्स। सो सबसे पहले बात करेंगे स्केलर्स की। स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चीनी लेने जाना है तो 10 किलो चीनी, 20 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, वही बात कह रहा हूं मैं कि अब उसके अंदर क्या है कि इतना जो मास है वो ही काफी है पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए कि मेरे को कितने अमाउंट की चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको नमक चाहिए तो आपको नमक चाहिए 1 किलो, तो वो 1 किलो जो मास है, जो मैग्नीट्यूड है, तो वहीं पे डिफाइन हो जाता है कि हमारे पास स्केलर जो है उनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, ओनली अमाउंट। अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है, सो वो अमाउंट जो है सिर्फ वही रिक्वायर्ड होती है इन द केस ऑफ स्केलर्स। बट इन द केस ऑफ वेक्टर्स बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने आपको बोला हो कि हम अमृतसर से सुबह चंडीगढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम अमृतसर से चंडीगढ़ जाएंगे, कितनी रफ्तार से जाएंगे वो बात अलग की है। यानी कि वेक्टर्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए कि हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे अमृतसर से तो कितनी देर में पहुंचेंगे, पर डायरेक्शन कि अमृतसर से चंडीगढ़ को जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस केस के अंदर वेक्टर्स के साथ हमारे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और डायरेक्शन भी चाहिए। सो बेसिकली वी नीड बोथ ऑफ देम इन द केस ऑफ वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि अमाउंट भी चाहिए कि 20 किलोमीटर पर आवर towards north, towards east, towards A, towards B, towards C। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वेक्टर को डिफाइन करती हैं कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने आपको वेक्टर्स और स्केलर्स के बेसिस पे एग्जांपल भी दी थी कि यहाँ पे स्पीड है, जैसे S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर्स, V फॉर वेक्टर्स एंड V फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस, मास। सो इस तरीके से बेटा आप डिफाइन कर सकते हो स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में बेसिक फर्क क्या है। तो चलिए ये तो आपने डिफाइन कर लिया। बात करते हैं वेक्टर्स की कि वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं और वेक्टर्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो अगर बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स बेटा बेसिकली दो तरह के होते हैं। आप बोलोगे सर नहीं, वेक्टर्स तो काफी तरह के होते हैं, हमारी बुक में तो बहुत लिखे हैं। नहीं बेटा, वेक्टर्स जस्ट बेसिक्स इसके जो देखो तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर वेक्टर्स, और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी किस पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये जो पोलर वेक्टर्स होते हैं इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, एंडिंग पॉइंट होते हैं, किस पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है इन्हें, ये वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब इन द केस ऑफ एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, ये रोटेटरी इफेक्ट बताते हैं, रोटेटरी इफेक्ट। अब ये जो रोटेटरी इफेक्ट एक्सियल वेक्टर्स देते हैं, दिस इज विद द एग्रीमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे अगर मैं बात करूं कि
अगर कोई बॉडी इस तरीके से घूम रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होगी। बट अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर की जो है वो पोजीशन नीचे होगी। सो बेसिकली अगर आप सोचो कि एक बंदा है वो सुबह सुबह ग्राउंड में गोल गोल चक्कर मार रहा है, जब आप पहुंचे हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो वो वाला वेक्टर जो होगा वो एक्सिस पे डिपेंड करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो बेटा फिजिक्स के कई ऐसे लॉज हैं जिनकी अगर आप इक्वेशंस वेक्टर के अलावा लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो वेक्टर्स के साथ आप बहुत सारे फिजिक्स के लॉज को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हैं, पक्के रूल्स हैं जिसके कारण आपके न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए कुछ और मेजर प्रॉपर्टीज और कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो आगे पोलर वेक्टर्स के आगे वाली टाइप्स हैं उसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ द वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बेटा किसी भी वेक्टर का अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो आप मॉडुलस ऑफ द वेक्टर से उसे निकाल सकते हो। यानी कि सपोज करो कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, पर उसके ऊपर आपको ये एरो जो है ये डालना पड़ेगा। वो इसलिए बिकॉज दिस विल रिप्रेजेंट किसके पास डायरेक्शन है, और दिस ए विल रिप्रेजेंट कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड अगर आपको मॉडुलस निकालना है किसी वेक्टर का, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। मतलब अगर आप किसी वेक्टर के आसपास में दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हो यानी कि मॉडुलस लगाते हो, तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि अब सिर्फ हमने क्या लेना है, कंसीडर करना है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। सपोज करो कि एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इस वेक्टर को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। कैसे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि आपको अंडर रूट ऑफ i कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, j कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, और k कैप के साथ क्या लगा है उसका स्क्वायर। तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14। सो इस वे में आप जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। देखो ये इसके बराबर ही था, जिसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है ये आपको पता नहीं है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बेटा यूनिट वेक्टर्स का बेसिक काम होता है टू गिव डायरेक्शन ओनली, टू गिव डायरेक्शन ओनली। जैसे मॉडुलस जो है वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है। कोई भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये कैप के साथ। अगर ए के ऊपर कैप है तो इसका मतलब है कि आपको ए वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। अब मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड चले जाएगा तो बचेगा खाली क्या, डायरेक्शन। यानी कि ए कैप जो है वो हमें क्या देता है, खाली डायरेक्शन। और यहां पे आई कैप जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप विल गिव यू द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप विल गिव यू द डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। इसीलिए जो वेक्टर होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स प्लस एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन एंड जेड की डायरेक्शन। तो अब ये ज्यादा मीनिंगफुल बन गया आपके लिए कि कोई भी वेक्टर जो है उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, प्लस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के हिसाब से हम उसके अंदर डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो चलिए देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं।
ठीक है, देन यू कैन नोट इट डाउन। सो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने कुछ टाइप्स यहां पे लिखी हैं वेक्टर्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। दो इक्वल वेक्टर्स तभी हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो। जैसे अब चाहे इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, बट अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताती है, लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है और डायरेक्शन एक ही साइड पे है, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी वेक्टर। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वो दो वेक्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। नेगेटिव वेक्टर वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर इधर को है और बी वेक्टर इसके ऑपोजिट लग रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज करो अप्रोक्सीमेटली मैग्नीट्यूड यहां पे बराबर ले लिया, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये बात आपको याद रखनी है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी वेक्टर बिकॉज ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से उल्टी डायरेक्शन में है। अब इसकी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, इसकी डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया है, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स इकट्ठे निकल रहे हों या तीन निकल रहे हों या चार निकल रहे हों, बट अगर सभी की इनिशियल पॉइंट्स सेम हैं, then these will be called as your co-initial vectors। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। अगर एक लाइन के अंदर मेरे पास दो या तीन वेक्टर्स लग रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, then all these vectors will be called as कोलिनियर वेक्टर्स। एक ही लाइन में लगने वाले वेक्टर्स, जरूरी नहीं एक ही डायरेक्शन में हो, बट एक ही लाइन में होने चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है कि जैसे x और y का एक प्लेन होता है, x एक्सिस y एक्सिस का, जैसे ये बोर्ड है, ये इसकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो जितने भी वेक्टर्स इस पे हम बनाएंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, दे विल एक्ट एज द कोप्लेनर वेक्टर्स। सो a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर कैन बी रिटन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बात आती है लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, फिक्स्ड, तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक घोड़ा है जिसको आपने एक उसको क्या बोलते हैं, खंबे के साथ बांध रखा है, तो घोड़ा जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, बट अगर आप उसकी स्टार्टिंग वाली रोप की डायरेक्शन देखोगे तो रोप का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है हॉर्स की भागने की, बट इनिशियल पॉइंट विल बी सेम। और नॉन लोकलाइज्ड तो यही है कि जिसमें नो फिक्स्ड पॉइंट्स हो, नो फिक्स्ड पॉइंट्स, स्टार्टिंग और एंडिंग, नो फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी कि आपका वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ही है, तो आप ए वेक्टर को कहीं पे भी लगा सकते हो। इसमें था कि अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम ही रहेगा, पर इसके अंदर उसको आप जहां पे मर्जी लेके जा सकते हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ऑफ पोलर वेक्टर्स, ये आपको पता होने जरूरी थे। सो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू डू मच मोर इन वेक्टर्स, ठीक है। सो किसी को कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉल मी एट 9023241122, okay?